दोस्तों आज जिस हीरोइन की मैं बात करने जा रहा हूँ ना, 1980 के दशक में उनको लोग उनकी नीली आंखों की वजह से पहचानने लगे थे। उनकी पहचान उनकी खूबसूरत आंखें थी। ये ऐसी बोल्ड अदाकारा थी जिन्होंने एक सीन से पूरी इंडस्ट्री में आंख लगा दी थी। मतलब वो सारी मीडिया की, अखबारों की, टेलीविज़न की सुर्खियों में आ गई थी और लोग अचंभा कर रहे थे कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास कैसे किया, ये सीन इन्होंने दे कैसे दिया। मतलब इतना बिंदास बोल्ड सीन कभी किसी हीरोइन ने फिल्म इंडस्ट्री में दिया नहीं था। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है, सिर्फ एक गाने ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में तूफान खड़ा कर दिया था। और आप मानेंगे, जिस डायरेक्टर ने वो फिल्म बनाई थी वो बहुत मशहूर डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने बेटे को इसमें बहुत एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे यूज़ किया था और उनसे सपोर्टिंग एक्टर की तरह ही उनसे बर्ताव करते थे, स्पॉट बॉय की तरह उनसे काम करवाते थे। वो इस बात से अपने पिता से नाराज़ भी थे। उस हीरोइन के पूरे नाजो नखरे सहकर उसको क्वीन की तरह ट्रीट किया जाता था। और आप मानेंगे, इस हीरोइन को बड़े बड़े निर्माताओं ने पहले ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया था कि ये हीरोइन बनने के लायक नहीं है। और बाद में वही सब लोग लाइन लगाकर उनको अपनी फिल्म में लेने के लिए, साइन करने के लिए खड़े रहते थे लाइन में। उनके सबके दिल धड़केंगे, होगा आशिक हम पे सारा जहां। और आप सोच सकते हैं कि अपनी पहली ही फिल्म में उनका अपने हीरो से ऐसा झगड़ा हुआ कि दोनों ने आपस में बोलचाल बंद कर दी थी। मेरा तोड़ो ना। और आप यकीन करेंगे कि उनका रिश्ता अंडरवर्ल्ड डॉन से भी रहा था। जब मीडिया में इसकी चर्चा आई तो उन्हें फिल्में मिलनी भी बंद हो गई थी। इतना ही नहीं, देश के दर्शकों ने भी उनका बॉयकॉट कर दिया था। कोई करता सच्चा प्यार हमें कौन थी अदाकारा, क्या था इनका ओरिजिनल नाम और क्यों ये विवादों में हमेशा घिरी रही? कौन सा था वो सीन जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया? और क्यों वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से रातों रात गायब हो गई? बताएंगे बहुत कुछ इनके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ OSM बॉलीवुड पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं OSM बॉलीवुड। वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारा हिंट दे दिया मैंने, आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। वो अपने दौर की सबसे बोल्ड और बिंदास कही जाने वाली अभिनेत्री थी जिनका नाम था वन एंड ओनली मंदाकिनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली फिल्म से ही गंगा के नाम से मशहूर हो चुकी मंदाकिनी वास्तव में ब्रिटिश क्रिश्चियन पिता और मुस्लिम माँ की संतान थी। उनका जन्म 30 जुलाई 1963 में हुआ था मेरठ में। वो एक एंग्लो इंडियन परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और उनके पिता ब्रिटिश थे, जबकि उनकी माँ एक कश्मीरी मुस्लिम महिला थी। मंदाकिनी का वास्तविक नाम यास्मीन जोसेफ था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद राज कपूर साहब ने इनका नाम बदल दिया। उनका और उनके परिवार का दूर दूर तक फिल्मों से कोई नाता नहीं रहा था। हालांकि उनके मन में हीरोइन बनने का ख्वाब ज़रूर पल रहा था। वो बचपन से ही हीरोइन बनना चाहती थी। बस फिर क्या था, अपने इसी ख्वाब के साथ फाइनली मंदाकिनी आ पहुंची मुंबई। किसी भी नॉर्मल आउटसाइडर की तरह उन्हें भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि उनका कोई मुंबई में रिश्तेदार या फिल्म इंडस्ट्री में कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं था। साल 91 में बनी फिल्म बेताब और 1983 में आई फिल्म लावा के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था, लेकिन उनके ऑडिशन को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था कि ये इस फिल्म की हीरोइन नहीं बन सकती, ये हीरोइन बनने लायक ही नहीं है। मेरी तहजीब में इतनी छिछली और ओछी बातों का जवाब नहीं दिया जाता। अगर मुझे मालूम होता कि इस कॉलेज में तुम जैसी बेहुदा, बदतमीज और पागल लड़कियां पढ़ती हैं। दोस्तों, मंदाकिनी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1985 में की थी। और वैसे देखा जाए तो उनकी जो शुरुआत थी वो एक बंगाली फिल्म से थी जिसका नाम था अंतरेर भालोबाशा। लेकिन इसी साल आई फिल्म मेरा साथी के साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा में पहला कदम रखा था। और एक दिन किस्मत पलटी और राज कपूर की अचानक मंदाकिनी पे नज़र पड़ी और उन्होंने इस नए चेहरे को अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में लेने का फैसला कर लिया। मंदाकिनी की उम्र उस वक्त 22 साल की थी और ग्रेट शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर ने इनका नाम बदलकर मंदाकिनी रख दिया।
वो अपने छोटे बेटे राजीव कपूर के साथ फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने इस फिल्म में उनके साथ उन्हें कास्ट किया। सुन से बसुन प्यार की धुन। ओरिजिनली राज कपूर ने उनको इसलिए लिया था कि वो किसी ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो जिसका लुक पहाड़ी लुक हो, और मंदाकिनी का लुक उन्हें बहुत पहाड़ी लुक लगा था। बस फिर क्या था, मंदाकिनी को देखते ही उन्होंने उन्हें कास्ट कर लिया। फिल्म बनी, रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। गरीब की पाठशाला तो उसका दिल होता है साहब, फिर चाहे अच्छा हो या बुरा, जो दिल चाहता है वही करता है। राम तेरी गंगा मैली की सफलता ने उन्हें पहचान दिलाई। हालांकि इस फिल्म में मंदाकिनी ने वो झरने के नीचे खड़े होकर जो वो नहा रही हैं, ऑलमोस्ट वो आप कह सकते हैं कि न्यूड सीन था, उसकी वजह से बहुत बवाल हुआ था। बेहद बोल्ड लुक था वो। इस सीन को लेकर वो बहुत चर्चा में भी रही थी। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ, बाहों के घेर। मैंने किसी हीरोइन को ऐसा सीन करते हुए देखा नहीं। पहले जीनत अमान को देखा था, उसके बाद मंदाकिनी थी, लेकिन मंदाकिनी ने तो हद ही कर दी थी। जीनत अमान ने तो फिर भी थोड़ा सा कुछ बचा दिया था, लेकिन मंदाकिनी आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से नेकेड था वो। इतना ही नहीं, फिल्म के एक और सीन में इन्हें अपने नवजात बच्चे को फीड करते हुए दिखाया गया था, जो हद से ज़्यादा बोल्ड था। इस सीन पर भी लोगों ने जमकर आपत्ति उठाई थी। हालांकि वो माँ बेटे का सीन था, उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसको फिल्म में दिखाना, पर्दे पर दिखाना, वो दिक्कत भरा हो जाता है। अब मंदाकिनी इस सीन को करने के लिए कैसे मानी, ये कहना बहुत मुश्किल है। बताते हैं कि राज कपूर साहब ने अपनी पहुंच और सेंसर में अपने तर्कों के दम पर मामूली सी काट छाट करवाई, और उसके बावजूद वो सफल हुए। इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिलाने में कितनी बड़ी बात है। राज कपूर साहब का जवाब नहीं। उस दौर के लोग परिवार के साथ ये फिल्म देखने जाते ही नहीं थे। हालांकि इतने सारे विवादों के बाद भी फिल्म सुपरहिट रही। ये बात भी बताते हैं कि मंदाकिनी की वजह से राज कपूर फैमिली में झगड़ा भी हो गया था। झगड़े की वजह ये थी कि राजीव कपूर को इस फिल्म से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, और सारा क्रेडिट फिल्म के संगीत और राज कपूर को चला गया, या ये कह लीजिए कि मंदाकिनी को चला गया। इसका जिक्र लेखिका मधु जैन ने अपनी किताब द कपूर्स में भी किया है। लेखिका ने लिखा है कि राजीव कपूर इस फिल्म में अपने कमजोर किरदार की वजह अपने पिता राज कपूर को मानते थे। फिल्म रिलीज के बाद रातों रात मंदाकिनी एक स्टार बन गई थी, लेकिन राजीव कपूर को कोई पहचान नहीं मिली। वैसे राजीव कपूर इतने कुछ ग्रेट एक्टर भी नहीं थे, देखा है सबने। ये 7 फेरों का बंधन नहीं है दादी माँ, वचन का बंधन है, जो मुझे मिटा तो सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। लेकिन हाँ, राज कपूर की फिल्में देखने के लिए कोई फैमिली जा नहीं सकती थी, ये तो श्योर शॉट है। क्योंकि राज कपूर अगर फिल्म बनाएंगे तो नॉर्मल सब्जेक्ट में भी वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाल देते थे, ऑब्जेक्शनेबल होती थी, लेकिन किस तरह से वो सेंसर से भिड़ते थे, लड़ते थे, वाकई काबिल तारीफ है। ये भी कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजीव कपूर से एक स्पॉट बॉय की तरह काम करवाया जाता और मंदाकिनी को किसी स्टार क्वीन की तरह ट्रीट किया जाता था। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर अपने पिता से इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने सालों साल उनसे बात नहीं की थी। इधर मंदाकिनी इसके बाद कई फिल्मों में नजर आई, लेकिन ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, और इस तरह फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने से दर्शक उन्हें भूलते चले गए। यही होता है। फिर इसने मेरे अक्खे कपड़े के करके नोच डाले। फिर अगर मैं तुम्हारी बहन होती तब भी तुमसे यही सवाल पूछते। समीक्षकों का मानना था कि फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उनका प्रदर्शन इतना भव्य था कि बाद की फिल्मों में वो दर्शकों को उससे कमतर ही नजर आई। यही पता चलता है एक अच्छे डायरेक्टर, उसकी डायरेक्शन का, कहानी की स्ट्रॉन्ग पटकथा का, डायलॉग का, म्यूजिक का, जिसकी वजह से वो फिल्म हिट हुई थी। इसी वजह से लोकप्रियता की सीढ़ियां वो चढ़ नहीं पाई। इसी बीच 90 के दशक में अचानक उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ने लगा। इस चर्चा की वजह मीडिया में आई एक तस्वीर थी जिसमें वो इस तस्कर माफिया के साथ शारजा के स्टेडियम में बैठी हुई क्रिकेट मैच का मजा लेती नजर आई है। दोस्तों, दाऊद पर उस वक्त बहुत सारे इंडिया में मुकदमे चल रहे थे, लेकिन फिर भी वो दुबई और इस्लामिक देशों में अक्सर फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों के साथ नजर आ जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद ने जब फिल्म राम तेरी गंगा मैली देखी तब वो उसे देखते ही मंदाकिनी का दीवाना हो गया। झटपट उसने क्या किया, फिल्मी सितारों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जिसमें इस नीली आंखों वाली अदाकारा को खास तौर पे बुलाया गया था। इसके बाद तो दोनों का अक्सर मिलना जुलना शुरू हो गया। खबरों के मुताबिक मंदाकिनी नियमित तौर पर दुबई जाती थी और दाऊद के महलनुमा घर में ही ठहरती थी। ऐसा माना जाता है कि मंदाकिनी की कई फिल्मों में
दाऊद का पैसा लग रहा था, अंडरवर्ल्ड का पैसा लग रहा था। इतना ही नहीं, ये अंडरवर्ल्ड डॉन दूसरे प्रोड्यूसर्स पर मंदाकिनी को फिल्म में लेने के लिए दबाव डालता था, उन्हें धमकाता था। उस दौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी की हत्या भी की गई थी इसीलिए, और कहा गया कि उन्होंने मंदाकिनी को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया था, जिसकी उन्हें ये सजा मिली। फिल्म पत्रकारों का मानना था कि मंदाकिनी दाऊद का सहारा लेकर अपनी फिल्मी करियर को चमकाना चाहती थी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि बुराई का अंजाम तो बुरा ही होता है फाइनली। मुंबई बम धमाकों में नाम आने के बाद दाऊद भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया और मंदाकिनी को फिल्में मिलनी भी बंद हो गई। उन्हें पब्लिक की भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने तो इनके धर्म और माता पिता पर भी सवाल उठा दिए थे। अगर मंदाकिनी के पूरे फिल्मी सफर की बात करें तो साल 1985 से शुरू हुआ इनका फिल्मी करियर साल 1996 तक ही चल पाया। इस दौरान उन्होंने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। साल 1986 में मंदाकिनी की 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें तेलुगु फिल्म सिंहासनम व रेखा और मिथुन के साथ फिल्म जाल प्रमुख थी। उन्होंने जितेंद्र और श्रीदेवी के साथ फिल्म आग और शोला में अभिनय किया था और संजय दत्त के साथ फिल्म जीवा में भी वो नज़र आई थी। आग और शोला में जो हीरो थे उनके साथ भी इनके रोमांस की चर्चा आई थी, आशीष चांदना। मगर इन फिल्मों के कुछ ही गाने लोकप्रिय हुए हैं। 1986 में मंदाकिनी ने भप्पी लहरी के साथ एक पॉप डिस्को एल्बम जारी किया जिसका शीर्षक था डांसिंग सिटी। इस एल्बम के सारे गाने उन्होंने ही अपनी आवाज़ में गाए थे। मस्ती भरा खजाना हो तो आइए डांसिंग सिटी। फिर साल 1987 में मंदाकिनी की 7 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें कुछ हिट रही, कुछ फ्लॉप रही। इस साल वो धर्मेंद्र के साथ लोहा, गोविंदा के साथ प्यार करके देखो, डांस डांस, हवालात, परम धर्म, अपने अपने और एक तेलुगु फिल्म भार्गवा रामुडू आदि में वो नजर आई। फिल्म लोहा का मंदाकिनी पर फिल्माया गया एक गाना खासा लोकप्रिय हुआ, जिसमें शब्बीर कुमार और अलका याग्निक ने गाना गाया है। पे भोलापन है, तू लड़की नंबर 1 है। अगले साल 1988 में 9 फिल्में रिलीज हुई थी इनकी, जिनमें मुख्य थी प्यार मोहब्बत, जीते हैं शान से, शूरवीर, कमांडो, हम तो चले परदेस। मंदाकिनी की फिल्म जीते हैं शान से के एक गाने जूली जूली ने उस दौर में तहलका मचा दिया था। जानी जानी जूली का दिल तुम पे आया जानी, तुझको ही माना मैंने अब नहानी, तू ही तो मेरी जान। इस गाने में संगीत अन्नू मलिक का था और इसे कविता कृष्णमूर्ति के साथ अन्नू मलिक ने ही गाया था। इसके अलावा फिल्म शूरवीर का एक गाना मंदाकिनी और राजन सिप्पी पर फिल्माया गया था, जो उस दौर में बहुत हिट हुआ था। दोस्तों, आगे चलकर यानी 1989 में मंदाकिनी की 8 फिल्में आईं, जिनमें से कुछ फिल्में हैं जैसे नाग नागिन, आखिरी बाजी, जंगबाज, नाइंसाफी और लड़ाई। ये सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, मगर जंगबाज फिल्म का एक गाना आज भी लोगों को बहुत पसंद है। गंगा जैसा मन तेरा, गोरे मुख पे सवेरा, नीली आंखों में बड़ी। फिर 1990 में मंदाकिनी की 9 फिल्में रिलीज हुई, जैसे शेषनाग, शानदार, नया खून, दुश्मन, तकदीर का तमाशा आदि। वो एक बंगाली फिल्म अंधा विचार में भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आई थी। इसी साल उनकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप रही। जब उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो मंदाकिनी ने 1990 में डॉक्टर कामपुर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली, जो बाद में बौद्ध अनुयायी बन गए। डॉक्टर ठाकुर भी एक मॉडल रह चुके थे, जो बड़े होने पर तो पर्दे पर कहीं नजर नहीं आए, लेकिन बचपन में उन्हें 60 और 70 के दशक में मशहूर मर्फी रेडियो के पुराने विज्ञापन में देखा जाता था। अब मंदाकिनी और उनके जो पति हैं मुंबई में एक तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। इसके अलावा मंदाकिनी योग भी सिखाती हैं। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम रब्बील और बेटी का नाम राबजे है। बाद के सालों में तो फिल्म निर्माताओं ने मंदाकिनी को साइन करना ही बंद कर दिया था। फिर भी साल 1991 और 1992 में 2 या 3 फिल्में बमुश्किल रिलीज हुई, जैसे नाच गोविंदा नाच, प्यार का सौदागर और देशवासी। बदकिस्मती, ये सारी फिल्में फ्लॉप रही। फिर तो उन्होंने पूरी तरह से फिल्मों से किनारा ही कर लिया। इतना जलील होने के बाद मैं किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही मुन्ना। साल 1996 में आई फिल्म जोरदार मंदाकिनी की आखिरी फिल्म रही। इस अदाकारा को फिल्मी दुनिया
छोड़े करीब 26 साल हो चुके हैं, लेकिन अब वो वापसी करना चाहती है। पिछले साल ऐसी खबरें भी आई थी कि वो कुछ वेब सीरीज मेकर्स के टच में हैं और अच्छी स्क्रिप्ट्स पर विचार कर रही हैं, डिस्कशन चल रहा है। मंदाकिनी अब लगभग 60 साल की हो चुकी हैं। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है और अक्सर अपनी फैमिली के साथ वो अपनी फ़ोटो भी शेयर करती रहती है। फिलहाल दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे और भी बॉलीवुड की ताज़ा तरीन पुरानी नई खबरों के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल OSM बॉलीवुड। तब तक के लिए मुझे यानी अपने दोस्त अफजल खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम। आप अपना ख्याल रखें।